तो चलिए आज आपकी फर्स्ट क्लास है केसी की। तो बहुत बेसिक से शुरू करेंगे। जो भी आपका टॉपिक है, मतलब जो भी आपके सिलेबस में, देखो जैसे मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। जैसे ये आपके सिलेबस का पार्ट 1 है ना, तो पेपर फर्स्ट के पार्ट 1 के जो टॉपिक्स हैं वहाँ से शुरू कर रहे हैं। जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है केसी की, हम सबसे पहले वो पढ़ेंगे। लेकिन इनमें आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा वो मैं आपको साथ के साथ बताते चलूँगी। और जो भी कुछ आपकी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो क्वेश्चन बार-बार रिपीट होते हैं और या फिर आगे आपको पीजी के प्रिपरेशन में काम में आएँगी, वो सारी चीज़ें मैं आपको साथ-साथ बताते चलूँगी। तो आप कोशिश कीजिएगा कि जो भी आपकी 1 घंटे की क्लास हो, वो आप बहुत ध्यान से सुनें। आधी से ज़्यादा चीज़ें आपको यहीं कवर हो जाएँगी, तो आपको रिवीज़न में काफ़ी हेल्प होगी, ठीक है? उसके अलावा दूसरी बात ये है कि इन केस आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, तो आप क्लास में रोक के भी मुझे पूछ सकते हो कि कोई भी अगर आपको टर्म है वो क्लियर नहीं हो रही है। या फिर उसके बाद उसके अलावा कभी भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ग्रुप में मैसेज कर सकते हो, तो आपके जो सारे डाउट्स होंगे वो क्लियर किए जाएँगे, ठीक है? अब मैं शुरू करती हूँ आज का टॉपिक शुरू से, ठीक है? तो हम पढ़ रहे हैं काय चिकित्सा। तो काय चिकित्सा पढ़ने से पहले हमें इसके जो आपके सिलेबस में जिसकी जो टर्मिनोलॉजी है, काय का क्या मतलब है, चिकित्सा का क्या मतलब है, पूरा काय चिकित्सा से आप क्या समझोगे, वो सारी चीज़ें आपके पहले पार्ट में हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी काय शब्द की निरुक्ति की, ठीक है? कि ये जो काय शब्द है, इसका क्या मतलब है और ये कहाँ से आया, वो सारी चीज़ें हम बात करेंगे। तो अगर नॉर्मल मैं पूछूं कि काय से आप क्या समझते हैं, तो काय से हर कोई क्या बोलेगा कि बॉडी को काय कहते हैं, शरीर को काय कहते हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि शरीर को, बॉडी को हम लोकल लैंग्वेज में काय बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन ये और क्या क्या इसको बोला जा सकता है, वो सारी बातें होंगी अभी। अगर आप लोगों को ना ये लगे कि मेरी स्पीड थोड़ी फास्ट है या स्लो है, तो आप मुझे बता सकते हो, मैं आप ही के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगी, ठीक है ना। स्पीड इतनी ही रखूं या बढ़ाऊं, कम करूं? ओके, ओके, ओके। अगर कोई दिक्कत हो तो आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ठीक है, काय शब्द की निरुक्ति सबसे पहले है कायति शब्दायते इति काय। बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है, याद क्या रखना है वो मैं बताऊंगी। ये लिखने के लिए केवल कायति शब्दायते इति काय, इसका मतलब क्या है कि जो शब्द उत्पन्न करे उसको हम क्या कहते हैं, काय कहते हैं। जहाँ से शब्द, जैसे चलते हैं तो जॉइंट्स की जो आवाज आ रही है, या फिर मैं अभी बोल रही हूँ तो आवाज आ रही है, ठीक है। तो जितनी भी तरह की अगर कोई भी बॉडी है वो शब्द उत्पन्न कर रही है किसी भी तरीके से, तो उसका मतलब क्या है, काय। कायति शब्दायते इति काय, यानी कि जो शब्द उत्पन्न करता हो उसको हम क्या कहते हैं, काय कहते हैं। दूसरा, काय का अर्थ किससे भी लिया गया है, मन से भी। कई आचार्यों ने कई टेक्स्ट बुक के अंदर ये मेंशन किया है कि काय का एक अर्थ क्या भी होता है, मन भी होता है। क्योंकि हम दो दो तरीके की चीजें देखते हैं, एक शारीरिक और एक मानसिक। तो जो मन है उसको भी काय से क्या कोरिलेट किया गया है। अब ऐसा क्यों बोला, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, जो शब्द उत्पन्न करता है उसे हम क्या कहते हैं, काय कहते हैं। और शब्द की उत्पत्ति हमेशा मन के द्वारा की जाती है। ये बात हम सब बहुत अच्छे से समझते हैं। कैसे कि वो एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा कि मन का इंद्रियों के साथ संयुक्त होगा, तभी हम कोई भी भाव है वो उत्पन्न कर पाते हैं। जैसे मैं अभी आप लोगों को समझा रही हूँ या मुझे ये लाइन बोलनी है, तो इसका कनेक्शन डायरेक्ट कहाँ है, मेरी इंद्रियों का, मेरी वाक इंद्रिय का किससे है, मन से है, ठीक है। मैं आपको किसी भी लैंग्वेज में समझा रही हूँ, कोई भी एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो उसका किससे डायरेक्ट कोरिलेशन हो रहा है, इंद्रियों का, मन से, तब हो रहा है। इसीलिए क्या बोला है कि शब्द की उत्पत्ति हमेशा किसके द्वारा की जाती है, मन के द्वारा की जाती है। मैं बोलने को कुछ और भी बोल सकती हूँ, कुछ भी बोल सकती हूँ, लेकिन अभी मेरा मन क्या है कि मुझे काय चिकित्सा पढ़ानी है। तो वही बात होगी ना कि मन जब उससे इंद्रियों से युक्त हुआ तो उसने शब्द उत्पन्न किया, और अगर शब्द की उत्पत्ति कर पा रहा है तो हम इसको क्या कह देते हैं, कायक कह देते हैं, ठीक है। इसीलिए बोला गया है कि काय का अर्थ क्या है, मन है। फिर हम देखते हैं इसकी व्युत्पत्ति।
यहाँ से बहुत पहले 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत पहले, आजकल नहीं पूछा जाता। लेकिन फिर भी आपको याद रखना है, क्या पता एग्ज़ामिनर कैसा हो, किसने कैसा पेपर सेट किया हो, फिर भी आपको याद रखना है कि इसकी व्युत्पत्ति क्या है। तो इसमें बोला गया है जो चीय चय चीय ये लिखा हुआ है, आपको क्लियर दिख रहा होगा। चीय चयने धातु में कौन सा प्रत्यय लगा है? घय प्रत्यय, रटने वाला है, ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना है इधर। तो इस धातु में कौन सा प्रत्यय लगा? घय प्रत्यय लगा, उससे क्या बना? काय बना। अब कैसे बना काय? यहाँ पे जो च है उसके स्थान पर क्या हो गया? काय हो गया। थोड़ा बस ऐसे ही याद रखना है, ज्यादा संस्कृत नहीं घुसानी है इसके अंदर, केवल इतना ही याद रखना है कि चीय चयने धातु में घय प्रत्यय लगा और वहां पे जो चीय में चा है उसके स्थान पर क्या हो गया? काय हो गया, क हो गया, तो क्या बना? काय बना। दूसरी एक व्युत्पत्ति और आती है इसकी, वो आता है कि कै शब्द है, अच प्रत्यय लगा और ए, यहाँ पे जो ए है ऊपर कै के ऊपर, वो ए का क्या हो गया? आय हो गया, उससे क्या बना? काय। यहाँ पे संधि हो गई, अयादि संधि कै के लिए, ठीक है, और अच प्रत्यय लगा इसलिए क्या बना? काय। बिल्कुल अभी एक बार पढ़ के छोड़ देना, जब भी आपका एग्जाम होगा 1 साल बाद या जब भी किसी का हो, उससे 1-2 दिन पहले ही आपको ये चीज़ पढ़नी है, बार-बार रटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं इसकी अन्य निरुक्ति भी दी गई हैं, क्या-क्या निरुक्ति और है? चीयते अन्नादिभिः, चीयते अन्नादिभिः इति काय। इसका मतलब क्या है? चीयते, चीयते मतलब चयन, इसका मतलब क्या होता है? पोषण या न्यूट्रिशन, यानी कि ऐसी कोई चीज़ जिसका न्यूट्रिशन, जिसका पोषण किससे हो रहा है? अन्न से हो रहा है। तो अन्न आदि से जिसका पोषण होता है उसको हम क्या कहते हैं? काय कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, आप हो, मैं हूँ और भी कोई लोग हैं, सभी को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए, पोषण चाहिए, और वो कहाँ से मिल रहा है? अन्न से मिल रहा है। तो चीयते अन्नादिभिः, यानी कि अन्न से, और चीयते का मतलब क्या हो गया? पोषण। अन्न से जिसका पोषण होता है उसको हम क्या कहते हैं? काय कहते हैं। फिर एक और इसकी निरुक्ति आती है, कायतीति इति काय। अब काय का कहीं मतलब हृदय भी लिखा गया है। देखो, ऐसा मत समझना कि एक ही आचार्य ने ये सारी बातें कह दी हैं। अब आप फाइनल ईयर में आ गए हो, आपको कोई बात सुश्रुत की सुनने को मिलेगी, कोई चरक की, कहीं काश्यप आएगा, कहीं हारित आएगा, कहीं कोई भी आएगा, शारंगधर भी आएगा, बहुत सारे आचार्य आएंगे। तो अब आप अपनी ये कंफ्यूजन एकदम दूर कर दें कि वहीं तो काय को हृदय भी कह दिया, मन भी कह दिया, शरीर भी कह दिया। अलग-अलग आचार्यों ने अपनी-अपनी अलग-अलग फिलॉसफी दी है, तो सारी जो टेक्स्ट बुक है उससे उठाया गया है ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला? काय का अर्थ हृदय भी बताया गया है। अब हृदय में होता क्या है? हृदय में रक्त धमन करते समय शब्द स्फुरण होता है। सब जानते हैं लव और डब का साउंड, ठीक है। जो हार्ट की फर्स्ट और सेकंड साउंड जो होती हैं सब जानते हैं। तो हार्ट साउंड की वजह से, यानी कि हार्ट में भी क्या हो रही है? साउंड हो रही है। वही जो मन वाला कॉन्सेप्ट था ना अभी, कि शब्द की उत्पत्ति होती है, वही सेम कॉन्सेप्ट इन्होंने लगाया। और आप ऐसे भी समझ सकते हो कि मन का स्थान कहाँ है? हृदय है। तो बेसिकली हम हृदय को भी काय कह सकते हैं, क्योंकि हृदय में क्या हो रहा है? शब्द की उत्पत्ति हो रही है। तो काय का अर्थ हृदय भी है। और क्यों बोला है ऐसा? क्योंकि हृदय से क्या हो रहा है? रक्त निकलता है। जब ब्लड सर्कुलेशन होगा, ब्लड पंप करेगा हार्ट, तो क्या आएगा? लव डब साउंड्स आती हैं, इसीलिए क्या बोल दिया? हृदय को काय बोल दिया। फिर एक और इसका मतलब बताया है किसी और दूसरी टेक्स्ट बुक में, वो बोला गया है जठराग्नि। अब जठराग्नि भी शब्द उत्पन्न करती है क्योंकि समान वायु से वो जलती है, और भी कई सारे उसमें एंजाइम आएंगे, पाचक पित्त आएगा, बहुत सारी चीजें आती हैं। तो इसीलिए जठराग्नि को भी किसी ने क्या बोला है? काय बोला है। तो आपको मेन देखो, अब मैं इतने में आपको ये बताती हूँ कि आपको याद क्या रखना है। एक तो आपको ये वाला याद रखना है, एक आपको ये वाला याद रखना है, ठीक है। उसके बाद ये हृदय, मन और ये सब आपको याद रह जाए वो ठीक है, लेकिन इम्पोर्टेंट जो मैंने मार्क किया है उतना ही आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं इसके सिनोनिम्स की। काय को हम और क्या क्या कह सकते हैं? तो सबसे पहले इसको कलेवर भी कहते हैं। कलेवर क्यों बोला है? जो मधुर अव्यक्त ध्वनि उत्पन्न करे, ठीक है। कलेवर यहाँ पे मन से भी आप समझ सकते हो, कलेवर एक तरीके से मन ही हो गया, जो मधुर अव्यक्त ध्वनि उत्पन्न करे,
बोल तो हम किसी भी तरीके का सकते हैं, लेकिन हम ऐसी भी साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं जो जिसका कोई मतलब जो है प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर ना हो कि एक्चुअली में इसको बोलते क्या है। ठीक है, जैसे गला बंद करके एकदम से वैसी धीमी-धीमी आवाज़ निकाली, तो क्या है, अव्यक्त ध्वनि भी उत्पन्न कर सकता है, अव्यक्त ध्वनि तो उत्पन्न करता ही है। दूसरा है इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट, वो है शुक्र का श्रेष्ठ परिणाम हो उसे कलेवर कहते हैं। जब आहार करोगे तो धातुआं बनेंगी तो शुक्र तक जाएंगी। ठीक है, फिर उस शुक्र से दूसरे जैसे कि व्यवाय के थ्रू दूसरे कोई जो है शिशु है उसकी उत्पत्ति हो रही है, तो वो भी कैसे बना, शुक्र की वजह। आवाज़ आ रही है आपको? मेरी वॉइस क्लियर है आपको? अ, पूजा, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? ओके ओके, ठीक है। तो शुक्र का जो श्रेष्ठ परिणाम है उसको भी हमने क्या बोला? कलेवर बोला। उसके बाद क्या है, दूसरा नाम है इसका गात्र। गात्र यानी कि हम चल सकते हैं, अपनी बॉडी से चल सकते हैं, तो जो गमनशील हो, जो चल फिर सकता हो, उसको भी हम काय कहते हैं। वपु, वपु क्या होता है? जो पूर्व जन्मकृत कर्म के फल। हेलो, अभी आवाज़ आ रही है आपको? क्लियर आ रही है? ठीक है। मैं थोड़ा सा और ट्राई करती हूँ, अगर नहीं आए तो बताना, फिर वापस ही ज्वाइन करना पड़ेगा, वो कॉल की वजह से हो जाता है ऐसा। ठीक है, अगर नहीं आए तो बताना, थोड़ा और बोलती हूँ। बताओ, वापस ज्वाइन करना है या यहीं कंटिन्यू करूँ? ओके ओके, ठीक है। तो वपु का क्या मतलब है? जो पूर्व जन्मकृत कर्म के फल को भोगता है। अब ये लाइन आपने बहुत अच्छे से सुनी होगी। बोला जाता है ना कि पहले जन्म में ऐसे कौन से कर्म किए जो ऐसा रोग मिला। ऐसा बहुत जनरली हम सुनने को देखते हैं, घरों में भी देखते हैं, सुनते भी हैं। तो इसीलिए जो काय है, जो शरीर है, जो रोग भोगेगा या जो इस जन्म में अपने पुराने जन्म के कर्मों का फल भोगेगा, उसको हमने क्या कह दिया? वपु कह दिया। ये सारे इसके सिनोनिम चल रहे हैं। फिर इसको हम देह भी कहते हैं, संघनन भी कहते हैं। संघनन क्यों कह दिया? क्योंकि ये जो काय है वो कई सारी बोन से मिलके, मांस से मिलके, मसल से मिलके बना हुआ है, कई सारी इंद्रियों से मिलके बना हुआ है। तो इन सब का ये क्या है? इन सब से मिलके बना हुआ है, इन सब का संघनन है, इसीलिए इसको क्या कह दिया? संघनन कह दिया। शरीर तो इसको बोलते भी हैं। मूर्ति है, तनु है, तनु और तनु और विग्रह, ये आपको जितने इसमें से याद रह जाएं उतने याद कर लीजिएगा। बाकी देखो, कलेवर, गात्र, वपु, देह, ये चार तो आपको याद रखने ही है। शरीर अपने आप याद रह ही जाता है, तो बाकी के नहीं भी याद हों तो चलेगा। फिर उसके बाद है इसकी डेफिनेशन। बहुत बार 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछी गई है, बहुत बार पूछी गई है। तो इसका आपको कोटेशन याद करना मस्ट है। कोटेशन ज़रूर याद करना है, जो मैं आगे बताने वाली हूँ आपको। ठीक है, बहुत बार आया हुआ है 2 मार्क्स के क्वेश्चन में। तो क्या है इसकी परिभाषा? काय चिकित्सका नाम सर्वांग संश्रिता नाम व्याधि नाम ज्वर रक्तपित्त शोष उन्माद अपस्मार कुष्ठ मेह अतिसार आदि नाम उपशमनार्थम। क्या बोला गया है? डेफिनेशन का क्या मतलब है कि हम काय चिकित्सा कहते किसको हैं? काय चिकित्सा हम उसे बोलेंगे जिसमें क्या है? काय का मतलब हमने अभी क्या पढ़ा? शरीर। तो सर्वांग संशिता नाम, पूरे शरीर में होने वाली जो व्याधियां हैं। अब कौन कौन सी व्याधियां शरीर में हो सकती हैं? ज्वर है, रक्तपित्त है, शोष है, उन्माद है, अपस्मार है, कुष्ठ है, प्रमेह है, अतिसार है। इनके अलावा भी बहुत सारी आप पढ़ोगे। तो ये जो सारी व्याधियां हैं जो पूरे शरीर में हो रही हैं, उनके उपशय के लिए, उनके उपशमन के लिए, यानी कि शांति के लिए जो उपाय जिसके अंदर बताए गए हैं, उसको हम क्या कहते हैं? काय चिकित्सा। आप इसकी हिंदी भी लिख सकते हो, यहाँ लिखी नहीं हुई है तो आप लिख सकते हो। मैं वापस रिपीट करती हूँ। काय चिकित्सा क्या है? ऐसी चिकित्सा जिसके अंदर सर्वांग शरीर में उपस्थित रोग, जैसे कि ज्वर है, रक्तपित्त है, शोष है, उन्माद है,
अपस्मार है, कुष्ठ है, मेह है, अतिसार है आदि व्याधियों के उपशय की जो चिकित्सा बताई गई है उसको हम क्या कहते हैं? काय चिकित्सा कहते हैं। क्लियर है डेफिनेशन? उसके बाद नेक्स्ट है काय के भेद। फिर हम पढ़ेंगे काय के भेद। भेद क्या क्या बताए हैं इसके। यहाँ से भी क्वेश्चन जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है वो यहाँ से आ सकता है, चांसेस हैं कि आपसे काय के भेद का वर्णन कीजिए, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर आपको ये तीनों की जो डिटेल है वो वहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी। तो काय के हम भेद कैसे कैसे कर सकते हैं? देखो, मन के अकॉर्डिंग काय कितने प्रकार का हुआ? 3 प्रकार का, सात्विक, राजसिक और तामसिक। ये सारी चीज़ें आपकी पढ़ी हुई हैं, फर्स्ट ईयर से आप यही पढ़ते आ रहे हो, बस हम एक बार से ये मान लो कि आपका रिवीजन चल रहा है, ठीक है। सार के अकॉर्डिंग आपको पता है अष्टसार होते हैं, तो त्वकसार हो गया, रक्तसार, मांसार, मेदसार, अष्टसार हो गया आपके। और फिर आता है प्रकृति के अनुसार। प्रकृति के अनुसार काय 3 प्रकार का होता है, जैसे कोई वातिक प्रकृति का है, कोई पैत्तिक का है, कोई कफज प्रकृति का है। तो इस तरीके से काय के 3 भेद किए गए हैं। सबसे पहले बात करूँगी मैं मन के अकॉर्डिंग। मन के अकॉर्डिंग 3 तरीके का काय हो सकता है। सात्विक हो सकता है व्यक्ति, राजसिक हो सकता है, तामसिक हो सकता है। तो जो सात्विक जो प्रकृति होती हैं, पढ़ा हुआ है आपने 16 मानस प्रकृतियाँ होती हैं। तो सात्विक जो प्रकृति होती हैं वो कितनी होती हैं? 7 होती हैं, ठीक है। आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, फिर भी देखो यहाँ पे मैंने बहुत शॉर्ट में लिख रखा है। ये जो लिखा हुआ है ये सात्विक वाला लिखा हुआ है, इधर जो लिखा हुआ है वो राजसिक लिखा हुआ है, और यहाँ पे जो 3 लिखा हुआ है वो तामसिक लिखा हुआ है। हालांकि आपको इनकी डिटेल में नहीं जाना है, आपको नहीं पढ़ना है कि जो ब्रह्म सत्व है उसके क्या लक्षण होंगे, आर्ष के क्या होंगे, महेंद्र के क्या होंगे, नहीं पढ़ने हैं। लेकिन फिर भी एक एग्ज़ाम से पहले एक नज़र डालने के लिए बहुत शॉर्ट में यहाँ पे मेंशन है, तो थोड़ा सा बात कर लेती हूँ मैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ सात्विक जो काय है उसकी। उसमें सबसे पहले आता है ब्राह्म। जो ब्राह्म सत्व वाला व्यक्ति होगा वो कैसा होगा? हमेशा पवित्र रहेगा, हमेशा सत्य बोलेगा और बुद्धिमान होगा। उसी तरीके आर्ष वाला, आर्ष किसको कहते हैं हम? ऋषि को कहते हैं। ऋषि मुनि जो होते हैं वो हमेशा हवन करते रहते हैं, जब तब पूजा पाठ करते रहते हैं। तो जो होम करे, जप करे, तप करे, यज्ञ करे और अध्ययन करे, वो कौन हो गया? आर्ष सत्व हो गया। महेंद्र वाले में कौन आएगा? महेंद्र बोला जाता है इंद्र को, ठीक है। तो इंद्र का सत्व कैसा होगा? इंद्र कैसा है? ऐश्वर्यवान है, तेजस्वी है, यशस्वी है। तो इसी तरीके से बस एक बार इनको ना आप देख लेना, बहुत ऐसे जाना नहीं है कि कुबेर में कौन आएगा, आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा लेकिन डिटेल नहीं पढ़नी है। केवल इसका जो है क्लासिफिकेशन देखना था कि काय के भेद जो है किस किस के अकॉर्डिंग किए गए हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जो लिखे हैं वो हैं राजसिक वाले, असुर हो गया, राक्षस हो गया, पैशाच हो गया, सार्प हो गया और प्रेत हो गया, ठीक है। और एक रह गया शाकुन, वो इधर लिखा हुआ है, ये लिखा है। फिर उसके बाद ये जो 3 लिखे हुए हैं वो लिखे हुए हैं तामस वाले, पाशव, मत्स्य और वानस्पत्य, ठीक है। वो डिटेल नहीं जाना है, नाम आपको अब तक याद होंगे ही, तो ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद है सार के अकॉर्डिंग। सार पुरुष आपके सिलेबस में अलग से दिए हुए हैं। हम जैसे जैसे आगे की क्लास पढ़ेंगे तो आई थिंक 7-8 क्लास बाद ये टॉपिक वापस आएगा, सार जो सार पुरुष हैं, तब वहाँ हम बात करेंगे तो अक्सार, रक्तसार, मांससार, ये वाले, ठीक है। अभी मैं बताती हूँ आपको प्रकृति, ये भी आपको याद होगा, फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छे से आपने फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा, तो एक बार देख लेते हैं फिर से। तो जो वात प्रकृति का जो पुरुष होगा उसके कैसे लक्षण होंगे? अल्प केश, बाल बहुत कम होंगे, उसके साथ साथ कैसे होंगे? रुक्ष भी होंगे, पतले भी होंगे, ठीक है। और व्यक्ति कैसा होगा? खुद क्रश होगा, एकदम दुबला पतला सा होगा। उसकी त्वचा हमेशा कैसी रहेगी? रुक्ष रहेगी। और क्या होगा? आकाशचारी स्वप्नेषु, जब भी सपने देखेगा उसको लगेगा मैं आसमान में उड़ रहा हूँ, मेरे पंख आ गए हैं, मैं ऊपर से कूद रहा हूँ, मतलब हवा में घूमने वाले सपने उसको ज़्यादा आएंगे, वायु वाले, ठीक है। तो क्या हुआ? अल्पकेश, क्रसो रुक्षो, वाचालश्च मानस,
आकाशचारी स्वप्नेषु वात प्रकृति को नर। टर्म्स क्लियर हैं। फिर उसके बाद आता है पित्त प्रकृति। पित्त वाले में क्या होगा? अकाले पलितैर व्याप्तो। अकाल में यानी कि बहुत कम एज में ही बाल कैसे हो जाएंगे? सफ़ेद हो जाएंगे या गायब हो जाएंगे। खालित्य भी हो सकता है, पालित्य भी हो सकता है। जो सफ़ेद बाल हो जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? पलित बोलते हैं। तो अकाल में ही बहुत कम एज में ही क्या हो गया? पलित हो गया। धीमान बुद्धिमान होता है, बहुत बुद्धिमान होता है पित्त प्रकृति वाला व्यक्ति। साथ साथ क्या होगा? स्वेदी, पसीना भी बहुत ज़्यादा आएगा। उसके साथ साथ ये तो आप सभी ने देखा होगा, गुस्सा हमेशा नाक पे ही रहेगा। रोषण, बहुत गुस्सा आएगा। तो क्या क्या होगा? क्योंकि पित्त होता कैसा है? पित्त कैसा होता है? उष्ण स्वभाव का होता है। ठीक है, तो उष्णता की वजह से पसीना भी ज़्यादा आएगा और गुस्सा भी ज़्यादा आएगा। स्वप्नेषु ज्योतिषाम दृष्टा। सपने में हमेशा जैसे जुगनू जैसी ज्योति दिख रही है, दीपक दिख रहा है या जलती आग जलती दिख रही है, ऐसी ही उसको हमेशा क्या आएंगे? सपने आएंगे। उसके बाद है कफ प्रकृति। कफ प्रकृति में गंभीर बुद्धि, स्थूलांग, स्निग्ध केशो महाबल, स्वप्नेषु जलाशय लोकी, श्लेष्म प्रकृति को नर। गंभीर बुद्धि, बहुत कफ प्रकृति वाले देखे होंगे आप, अकेले बैठे बैठे सोचते रहते हैं। ठीक है, और बहुत बुद्धिमान ये भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बुद्धिमान होंगे। अंग कैसे होंगे? कफ बढ़ा हुआ है तो स्थूल होंगे, मोटापा होगा तो अंग स्थूल होंगे। केश कैसे होंगे? यहाँ पे जो वात वाले के केश जो थे वो रुक्ष थे, इसके केश कैसे होंगे? स्निग्ध होंगे, क्योंकि कफ जो होता है वो खुद कैसा होता है? स्निग्ध स्वभाव वाला होगा। और बलवान होगा, महाबल। और सपने में क्या देखेगा? पानी में घूमता हुआ, कहीं बीच पे बैठा हुआ है, कहीं कुएं में कूद रहा है, मतलब वो पानी वाली चीज़ें इसको सपने में ज़्यादा दिखाई देंगी। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ काय। काय का क्लासिफिकेशन हो गया मन के अकॉर्डिंग, सार के अकॉर्डिंग, प्रकृति के अकॉर्डिंग। मन वाला केवल इतना है, सार वाला मैं आगे आपको पढ़ाऊँगी, और प्रकृति वाला हमने ये देख लिया। ये सारी चीज़ आपको पहले से भी आती होंगी। उसके बाद नेक्स्ट है चिकित्सा। लेकिन इससे पहले आप मुझे ये बताओ, अभी तक जो हुआ है उसमें कोई डाउट है आपको? समझ तो आ रहा है ना? ठीक है, कोई बात हो तो पूछ लीजिएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं हम चिकित्सा। अभी हमने देखो एक शब्द ही पढ़ा है केवल, तब से इतनी लंबी क्लास चल रही है, तब से केवल हम काय 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 पढ़ रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे चिकित्सा। ठीक है, तो एक पॉइंट अपना हो चुका है काय वाला, अब नेक्स्ट आता है चिकित्सा वाला, और फिर उसके बाद आएगा काय चिकित्सा पूरा मिलके। तो अब चिकित्सा की बात करते हैं। चिकित्सा की डेफिनेशन बहुत सारी आएंगी, बहुत डेफिनेशन आएंगी, लेकिन जो याद रखनी है वो मैं बता दूंगी आपको। तो चिकित्सा की निरुक्ति देखते हैं सबसे पहले। चिकित्सा रुक प्रतिक्रिया, यानी कि जो रोग के प्रतिकार, जो रोग का क्या करे? प्रतिकार करे। प्रतिकार का क्या मतलब होता है? नष्ट करना। जो रोग को नष्ट करे उसको हम क्या कहते हैं? चिकित्सा कहते हैं। कोई भी रोग हुआ, ज्वर हुआ जैसे कि, तो ज्वर के लिए आपने त्रिभुवन कीर्ति रस दे दिया, ठीक है, संशमनी वटी दे दी, तो वो क्या कर रहे हो आप? ज्वर का प्रतिकार कर रहे हो। किसके द्वारा कर रहे हो? चिकित्सा के द्वारा कर रहे हो। तो वही इसकी क्या हो गई? निरुक्ति। तो चिकित्सा या रुक प्रतिक्रिया, यानी कि रोग का जिसने प्रतिकार किया, रोग को जिसने नष्ट किया, उसको हम क्या कहते हैं? चिकित्सा कहते हैं। फिर बात करते हैं इसकी व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति में इसमें भी धातु आएगा और प्रत्यय आएगा, तो याद रख लेना। बहुत पहले एक बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है एग्ज़ाम में 2 मार्क्स में, तो याद रखना है। ये क्या बोला गया है? कित रोगापयने धातु में कौन सा प्रत्यय लगा? सन प्रत्यय। उससे चिकित्सा शब्द की उत्पत्ति हुई है। अब कैसे हुई है, कितनी हुई है, संस्कृत की विद्वान तो मैं भी नहीं हूँ जो आपको बहुत डिटेल में समझाऊँ। ठीक है, बस आपको याद ही रखना है, बहुत डिटेल में नहीं जाना है, संस्कृत नहीं पढ़नी है यहाँ पे। तो कित रोगापयने धातु में सन प्रत्यय लगा, उससे क्या शब्द बना? चिकित्सा। और कित रोगापयने का अर्थ क्या माना जाता है? जो रोग को नष्ट करे। ठीक है, फिर उसके बाद आती है इसकी निरुक्ति। फिर से निरुक्ति और क्या बताई गई है?
केति तुम इच्छति इति चिकित्सति, चिकित्सति इति चिकित्सा, यानी कि रोग को नष्ट करने की, वही घूम फिर के देखो अलग अलग शब्द आएंगे, यहाँ प्रतिकार कह दिया, यहाँ क्रिया कह दी, लेकिन मतलब सबका एक ही निकलेगा। मैं एक ही लाइन को 10 तरीके से अलग अलग बोलूँ तो उसका मतलब नहीं बदलेगा। वही चीज़ है कि घुमा घुमा के अलग तरीके से आपके सामने रखा जा रहा है, लेकिन मतलब एक ही है, क्या? जो रोग को नष्ट करे, जो रोग जिस प्रक्रिया से हो रहा है उस क्रिया को नष्ट करे। तो रोग करने की जो क्रिया है, क्या क्रिया होती है? निदान हुआ, पूर्व रूप आएगा, है ना, फिर उसके बाद संप्राप्ति आएगी। तो ये पूरा रोग का क्या हो गया? एक साइकिल हो गया। और इस साइकिल को पूरा का पूरा नष्ट करते, जैसे आपने पैथो में पढ़ा होगा कि संप्राप्ति का विघटन ही क्या होता है? चिकित्सा। वही लाइन है, केवल कहने का तरीका बदला है कि रोग को नष्ट करने की जो क्रिया है उसको हम क्या कहेंगे? चिकित्सा कहेंगे। फिर उसके बाद चिकित्सा रोग निदान प्रतिकार, जो रोग के निदान को प्रतिकार करे तो हम एक चिकित्सा कहते भी हैं। निदान परिवर्जन भी क्या होती है? एक तरीके की चिकित्सा होती है। तो जिस वजह से रोग हुआ है उस निदान को, उस कारण को नष्ट किया जाए, वो भी क्या है? एक चिकित्सा है। दूसरी डेफिनेशन आती है, या क्रिया व्याधि हरणो सा चिकित्सा उच्यते, यानी कि जो व्याधि को हर ले वो भी क्या है? चिकित्सा है। तो देख लिए, यहाँ से पढ़ रहे हैं हम, यहाँ से यहाँ तक अभी तक सेम बात चल रही है, बस एक एक शब्द बदला है। किसी ने क्रिया कहा, किसी ने प्रतिकार कहा, किसी ने हरना कहा, लेकिन मतलब एक ही है। ठीक है, तो इतना याद नहीं रखना है, बस आपको मेन तो ये याद रखना है। उसके अलावा आपको जिसमें इसमें से जो लाइन आपको अच्छी लगे, जो याद रह जाए, वो याद रखनी है, एक तो याद रखनी है। ठीक है, फिर उसके बाद डायरेक्ट मैं बात करती हूँ इसकी डेफिनेशन की। देखो, अभी थोड़ी देर में क्लास जो है वो अपने आप ही कैंसिल हो जाएगी, टाइम आउट हो जाएगा, तो उसके बाद आप वापस से अपने आप ही ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, अभी शायद 10 मिनट बाद वापस अभी क्लास का टाइम हो जाएगा, तो उसके बाद आपको फिर से उसी लिंक से ज्वाइन करना है। फिर आगे मैं बात कर रही हूँ इसकी डेफिनेशन की। डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है, ये जो दोनों डेफिनेशन आ रही हैं ये इम्पोर्टेंट है, और किस वे में इम्पोर्टेंट है वो मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले क्या डेफिनेशन है? पहली डेफिनेशन देखते हैं हम, या भी क्रिया भी जायन्ते शरीरे धातवे समा सा चिकित्सा विकाराणाम कर्म तद भिषजाम स्मृतम, यानी कि रोग होता कैसे है? रोग अगर हो रहा है इसका मतलब क्या है? कि या तो दोष विकृत हुए हैं या फिर धातु विकृत हुई है, दो ही तो मतलब है। अगर इन दोनों में विकृति आ जाएगी, इन दोनों में विषमता आ जाएगी, रोगस्तु दोष वैषम्यम या धातु वैषम्य, इसी को हम रोग कहते हैं। अगर इन दोनों में विषमता आ जाएगी तो क्या होगा? रोग होगा। और उसको नष्ट करने के लिए आप या तो दोष को सम कर दो या फिर धातु को सम कर दो। कहने का मतलब है कि जिसमें भी विषमता आई है आप उसको सम कर दो, उसको साम्यावस्था में ले आओ, आपका रोग जो है वो नष्ट हो जाएगा। तो ये डेफिनेशन भी यही बताती है कि जिस क्रिया के द्वारा आप शरीर की धातुओं को सम करते हो, साम्यावस्था में लाते हो, वह क्रिया क्या है? चिकित्सा है। तो जिस क्रिया से शरीर की धातुओं को सम अवस्था में लाया जाता है, और सम अवस्था में लाके हम करना क्या चाह रहे हैं? हमारा मोटिव क्या है? रोग को दूर करना, विकार को दूर करना, और वही क्या है? चिकित्सा। ये तो कोटेशन आपसे पूछा जा सकता है आपके जो है केसी के एग्ज़ाम में 2 मार्क्स में। ठीक है, यहाँ की रही बात इतनी। अब आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है AIPGT, उसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, ये इतना दे दिया, या भी क्रिया भी जायन्ते डेड डैश करके दे दिया, फिर आपको 4 ऑप्शन दे दिए कि इस कोटेशन को फिल कीजिए। एक तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है। दूसरा बहुत फेमस क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये डेफिनेशन जो है वो चरक में कहाँ दी गई है। तो आपको याद रखना है कि चरक का जो चिकित्सा प्रावृत्तीय अध्याय है, चरक सूत्र 16 चिकित्सा प्रावृत्तीय, यही नाम है उसका, उस चैप्टर के अंदर ये डेफिनेशन दी गई है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो दोनों जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं वो याद रखने हैं। फिर दूसरी डेफिनेशन आती है
चतुर्णाम भिषक आदीनां सस्तानाम धातु वैकृते प्रवृत्ति धातु साम्य अर्था चिकित्स इत्यादि धीयते। क्या मतलब है कि आपने जो पढ़ा है भेषज जो होती है वो षोडश कला युक्त होती है। ये जो कोटेशन है कहाँ से उठाया गया है, जो खुड्डाक चतुष्पाद अध्याय है चरक सूत्र 9 का, वहाँ से उठाया गया कोटेशन है। याद रखना है ये भी कि कौन से चैप्टर का कोटेशन है, ये दोनों कोटेशन का आपको पता होना चाहिए। तो वहाँ पे आपने पढ़ा होगा, सेकेंड ईयर में भी पढ़ा होगा आपने, कि जो भेषज होती है वो षोडश कला युक्त होती है। षोडश कला में कौन कौन आएगा कि चिकित्सक के 4 गुण आते हैं, औषधि के 4 गुण आते हैं, परिचारक के 4 गुण आते हैं और रोगी के 4 गुण आते हैं। इस तरीके से इन चारों को कंबाइंड करके क्या कहता है चरक, भेषज। और इसके बारे में बोला है कि ये षोडश कला युक्त होती है। अब ये डेफिनेशन क्या बताती है कि अगर चिकित्सक, औषधि, परिचारक और रोगी ये सारे के सारे श्रेष्ठ हैं, प्रशस्त हैं, यानी कि जो गुण चिकित्सक के बताए गए हैं 4 वो तो चिकित्सक में उपस्थित हैं। औषधि के बारे में बताया गया है बहुकल्पम बहुगुणम, इस तरीके से वो है, ठीक है। परिचारक भी शौच है, दक्ष है, अनुराग वाला है। रोगी भी जो है वो व्यापक है, ज्ञापक है, मतलब जो भी गुण वहाँ बताए गए हैं, जो वहाँ मेंशन किया गया है, वो सारे के सारे इनमें उपस्थित हैं। और फिर रोगी के अंदर अगर धातुओं की विकृति हो जाए तो फिर उसे धातु साम्य करने में जो एक चिकित्सक होता है वो इजीली उसे कर सकता है। यानी कि अगर ये अपने गुणों में श्रेष्ठ हैं और फिर अगर धातु की विकृति हुई है तो उसको इजीली धातु साम्य किया जा सकता है। तो वापस से इस लाइन को पढ़ते हैं कि धातु के विकृत हो जाने पर धातु साम्य पुनः स्थापित करने के लिए जो प्रवृत्ति होती है, और प्रवृत्ति किसकी है, इन चारों की, चिकित्सक की, औषध की, कि चिकित्सक भी अपना कुछ युक्ति लगाएगा। जैसे कि किसी को अतिसार हुआ है तो उसमें चाहे जो ड्रग थोड़ी दे देगा, सोच समझ के देगा कि कौन सी मेन ड्रग उसमें काम करेगी, ठीक है। और फिर परिचारक भी उसको देखेगा कितने वेग आ रहे हैं, क्या हो रहा है, और रोगी का सत्व कैसा है। तो इन चारों की जो प्रवृत्ति होगी उसको हम क्या कहेंगे, चिकित्सा कहेंगे। तो ये आपकी डेफिनेशन दोनों की दोनों, आपको सबसे पहले तो ये याद रखना है कि कोटेशन कहाँ के हैं। फिर आपको डेफिनेशन अभी के एग्ज़ाम के लिए तो ये डेफिनेशन सफिशिएंट है। कोटेशन अगर नहीं याद हो रहा है ये वाला तो मत कीजिएगा, लेकिन ये वाला आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, फिर इसके सिनोनिम आते हैं चिकित्सा के पर्याय। सबसे पहला इसका पर्याय है व्याधिहर, जो रोग को दूर करे उसको चिकित्सा कहते हैं। प्रायश्चित, अधर्म जन रोग संहार कारक, यानी कि किसी बुरे काम की वजह से अगर कोई रोग हुआ तो उसका प्रायश्चित किया कि मैं अब ऐसा नहीं करूँगा, तो वो भी एक इसका क्या है, पर्याय है। प्रशमन, जो रोगों को शांत करे उसको चिकित्सा कहते हैं। जो प्रकृति को दोबारा स्थापित कर दे, जो धातु विषमता हो रखी है उन धातुओं को साम्य कर दे उसको भी हम क्या कहते हैं, चिकित्सा कहते हैं। उसके अलावा पथ्य है, साधन है, हित है, ये सारे के सारे इसके क्या होते हैं, पर्याय होते हैं। तो ये थोड़े इम्पोर्टेंट हैं, अभी तो नहीं, यहाँ पे तो आपसे नहीं पूछे जाते, लेकिन जो पीजी का एग्ज़ाम है वहाँ यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं कि जैसे कि एक पर्याय आप पढ़ोगे, अभी बता देती हूँ थोड़ा सा। सुश्रुत के अंदर दिया गया है शांति कर्म, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है पीजी के एग्ज़ाम में। शांति कर्म किसका पर्याय है, तो चिकित्सा का ही पर्याय होता है शांति कर्म। नोट डाउन कर लीजिएगा, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है शांति कर्म। किसने बताया है, सुश्रुत ने बताया है। जब आप सर्जरी में पढ़ोगे उधर आ जाएगा ये, अभी टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन जब बात चल रही है तो बता दिया। तो याद रखिएगा कि चिकित्सा के पर्याय कौन कौन से हैं। फिर उसके बाद आएंगे इसके भेद, लेकिन उससे पहले आप ऐसा कीजिए, एक बार रीजॉइन कर लीजिए, अभी 2 मिनट बाद फिर पूरा टॉपिक जो है हट जाएगा, नहीं तो